गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज मैं बड़ी दिलचस्प लैब आपको कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई हमारे इंस्टेंस का साइज कैसे चेंज किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सर्वर चला रहे हैं और उस मशीन का साइज आपको 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 6 महीने के बाद ये फील होता है कि यार ये मशीन उतनी एफिशिएंट नहीं है कि मैं जो है इस पे वर्कलोड प्रॉपरली कर पाऊं, ये कैपेसिटी इसकी कम है, मुझे ज्यादा कैपेसिटी का सर्वर चाहिए था। कुछ टाइम के बाद अगर आप ऐसा रियलाइज करते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग सर्वर का ही साइज अपग्रेड कर सकते हैं। साइज से कहने का मतलब है आप उसकी रैम बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं, आप उसकी स्टोरेज का साइज बढ़ा सकते हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साइज बढ़ाने से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो उस पर चल रही है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, जो भी फाइलें आपके सर्वर पे पड़ी हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहती हैं और बावजूद उसके सर्वर का साइज चेंज हो जाता है। बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है क्लाउड का ये, जो कि आज हम करने वाले हैं। और मजे की बात ये है कि मैं आपको GUI से भी करके दिखाऊंगा और सेम लैब आपको कमांड्स के थ्रू भी क्लाउड शेल पे करके दिखाऊंगा, ताकि दोनों तरीके से आपको आ जाए। इसका बेनिफिट ये होगा, एक तो अगर आप एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का एग्जाम देते हैं या फिर प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का एग्जाम देते हैं, दोनों में इस तरह के सवाल आते हैं, आप दोनों में कर पाएंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी अगर आप ये चीजें बताते हैं इलैबोरेट करके, जो मैंने यहां लिखी हैं, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार मैं भूल भी जाता हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलते रहते हैं आप हटते नहीं है, तो देखिए वो हो जाता है। बट इसके लिए मैं एक चीज और कहूंगा, कई सारे लोग ये भी मेल करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स हमें दे दें। उसको अगर आपके पास कोई नोट्स हैं, यार आप थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर मेरी इतनी मेहनत करना बेकार है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, कंटिन्यूअसली लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बना सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बुरा मत मानेगा, पर सच्चाई है, क्योंकि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप हकीकत में क्लाउड को सीखना चाहते हैं। यार अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाइए, थोड़ा सा पेन उठाइए। अगर आप इतना भी पेन नहीं उठा सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप क्लाउड को उस तरीके से समझ पाएंगे या सीख पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो मैं दोबारा ये हिदायत दूंगा, जो लोग मेरे GCP मेरे से पढ़ रहे हैं, ये सीरीज मुझसे देख रहे हैं, वो जरूर इसके हैंड रिटन नोट्स बनाएं। कई बार मैं साइड हो जाता हूं, बट इसका पर्पज ये नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। पर्पज ये है कि आप उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ या फिर आप उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाओ। तो थोड़ा सा यार आप ना मेहनत करना सीखें। और दूसरी बात ये है, कई सारे लोग मेरे को कमेंट में ये भी कहते हैं कि सर आप वीडियो को जल्दी जल्दी लाइए, हम आप ही पे डिपेंडेंट है, हम आप ही पे आपका वेट कर रहे हैं आपके अगले वीडियोस का, हमें सिर्फ आप ही के वीडियोस समझ आते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सारे कमेंट्स देख के, लेकिन बुरा भी लगता है जब मेरे वीडियो टाइमली आते हैं और उस पर 1 हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद भी सिर्फ 2000 व्यूज होते हैं, 1500 व्यूज होते हैं, तो बुरा लगता है। और उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब वही लोग जो मुझे कॉन्टिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर वीडियो जल्दी लाइए, उनका कोई सिंगल पोस्ट ना तो फेसबुक पे होता है उस वीडियो का, ना लिंक्डइन पे होता है, ना वो हमें कहीं टैग करते हैं। वो पढ़ना सब कुछ चाहते हैं, वो भूपिंदर राजपूत से सब कुछ चाहते हैं, बट सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो बुरा लगता है। मतलब मेरी खुद का मोटिवेशन ना, अभी मेरे पिछले वीडियो पे 2000 भी व्यूज नहीं है, फिर भी मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ कि चलो मुझे कंटेंट पूरा करना है एज पर माई कमिटमेंट। बट बुरा लगता है जो लोग मुझसे इतना कुछ चाहते हैं वो कहीं शेयर नहीं करते। अगर वो कहते हैं मैं शेयर करता हूं, तो यार आप हमें टैग करें ना, हमें बताएं, मुझे तो नहीं पता चलता आप शेयर कर रहे हैं। वो लोग शेयर कर देते हैं जो कभी कमेंट नहीं करते, बट वो लोग शेयर नहीं करते जो मुझसे रेगुलरली मेरे को हर वीडियो पे कमेंट करके कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो लाइए। बुरा लगता है। तो एज अ पर्सन, एज अ मतलब एक मेरे को भी बुरा लगता है। और यार आप भी सोचे ना कि हम किसी शख्स से कुछ मांग रहे हैं तो उसको इतना तो सपोर्ट करें ना कि उसको 4 लोगों तक पहुंचाए कि यार इसको देखो, इसके व्यूज को सपोर्ट करो, इसके व्यूज बढ़वाओ यार। क्योंकि कोई बंदा अगर एफर्ट लगा रहा है तो ऑफ कोर्स मैं भी ये चाहता हूं कि एटलीस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो है ना। तो ये सपोर्ट थोड़ा सा किया करें। अगर आप तक मेरे मैसेज जा रहे हैं, जो मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सीरीज को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप करेंगे, मैं जानता हूं आप बहुत नेक इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हैं, बाकी जगह करते होंगे, बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ज्यादा प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अगर वहां आपका अकाउंट है तो वहां जरूर शेयर करिए और मुझे टैग करिए, टेक्निकल गुफ्तगू को टैग करिए। वहां पे मैं अवेलेबल हूं, मेरा अकाउंट अवेलेबल है, उसको टैग करना ना भूलें। चले, मैंने यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें लिख दी हैं। इफ योर एग्जिस्टिंग मशीन इज नॉट अ गुड फिट फॉर द वर्कलोड, मेरा मार्कर का है, चले मार्कर लेना भूल गया था मैं। तो
not fit for the workload you run on your VM, change the machine type of that VM। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक टाइम के बाद ऐसा फील होता है कि जो मशीन मैंने बनाई है उसका साइज छोटा है, उसमें रैम कम है, वो काम करने में, प्रोसेसिंग करने में बहुत देर लगाता है, तो मुझे इससे बेहतर सर्वर की जरूरत है, तो आपको नया सर्वर बना के डेटा को माइग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग सर्वर के ही साइज को बढ़ा सकते हैं। आप कह लें कि इसको आप काइंड ऑफ कह सकते हैं इट्स अ वर्टिकल स्केलिंग। अगर आप इसको ये कहें कि एक वर्टिकल स्केलिंग होती है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में आप वर्टिकल स्केलिंग ही कर रहे हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग सर्वर को स्केल अप कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो क्लाउड के अंदर ऑटो स्केलिंग होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, वो कभी वर्टिकल नहीं होती। वर्टिकल आपको मैनुअली करनी पड़ती है, जो आप यहां पर करेंगे। तो अब आप इसको ये भी कह सकते हैं ये वर्टिकल स्केलिंग की लैब है, जहां पे आप अपने छोटे सर्वर को बड़े सर्वर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को अप कर रहे हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या है? ये आपका एक छोटा सर्वर है और आपने इसे जो है बड़े सर्वर के साथ अपग्रेड कर दिया। ये आपका छोटा सर्वर था और आपने इसे बड़े सर्वर से अपग्रेड कर दिया। ये मैंने बड़ा वाला एस बना दिया ना, यानी मैंने अपग्रेड कर दिया। तो ये एक बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लिखे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि इफ योर वीएम डज नॉट हैव अ लोकल एसएसडी एंड इज नॉट पार्ट ऑफ अ मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, यू कैन चेंज द मशीन टाइप ऑफ योर वीएम आफ्टर स्टॉपिंग इट। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपके सर्वर के साथ लोकल एसएसडी लगी हुई है तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते स्टॉप करके। ठीक, उसका अलग तरीका है बट अलग है। और अगर वो किसी मैनेज इंस्टेंस ग्रुप का है तो फिर उसको भी अपग्रेड करने का तरीका अलग है। वो नॉर्मली इस तरीके से अपडेट नहीं होगा जैसे कि हम इस लैब में करने वाले हैं। तो ये कंडीशन है कि लोकल एसएसडी नहीं होनी चाहिए आपके सर्वर में, और वो किसी एमआईजी का यानी कि मैनेज इंस्टेंस ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहिए अपग्रेड करने के लिए, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू उसे अपडेट करके सर्वर के साइज को बड़ा करना चाहते हैं। ये एक मैंडेटरी है कि सर्वर को अगर आपने अपडेट करना है तो वो स्टॉप करना पड़ेगा। ये मेजर रिक्वायरमेंट है। आप चलते हुए सर्वर को छोटे से बड़ा नहीं कर सकते, एक बार उसको स्टॉप तो करना पड़ेगा। देयर इज अ डाउन टाइम, यानी डाउन टाइम तो आएगा। जब भी आप सर्वर के साइज को बड़ा करेंगे तो उससे पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सर्वर को अगर आपने बड़ा साइज करना है, उसको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, उसकी रैम बढ़ानी है, उसकी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ानी है, व्हाटएवर, आपको सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर सर्वर स्टॉप होता है इसका मतलब डाउन टाइम तो आएगा, ठीक है। If your VM has a local SSD, अगर आपकी VM के पास local SSD है, you cannot stop the VM to change its machine type unless you force it to stop, which causes you loses all of the data on the local SSD। ये कहते हैं local SSD है तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, और अगर आप अपग्रेड करते हैं फोर्सफुली तो क्या होगा? लोकल एसएसडी में पड़ा हुआ सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और वो वापस भी नहीं आएगा। ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इसीलिए अगर लोकल एसएसडी आपने लगा रखी है तो मेक श्योर कि पहले आप उस डेटा का बैकअप ले लें जो लोकल एसएसडी में पड़ा है, उसके बाद ही इसको अपडेट करें, क्योंकि लोकल एसएसडी का डेटा 100% डिलीट हो जाएगा। लोकल एसएसडी में डेटा तब तक रहता है जब तक मशीन स्टॉप नहीं होती है, शटडाउन नहीं होती है, तब तक ही उसमें डेटा रहता है। जैसे ही आप मशीन को शटडाउन करेंगे, वो जो डेटा है, नॉट शटडाउन, स्टॉप करेंगे, तो वो जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये एक खास बात है जो आपने याद रखनी है। तो इसके बाद एक और पॉइंट यहां पे मेंशन है, चेंजिंग अ मशीन टाइप माइट आल्सो अफेक्ट द सस्टेन यूज डिस्काउंट फॉर दैट वीएम। ये कहते हैं मशीन टाइप को चेंज करने से जो अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा था उस मशीन के ऊपर वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो फैमिली वाइज होता है। हर मशीन फैमिली पे अलग अलग डिस्काउंट होता है। किसी किसी फैमिली पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, किसी फैमिली पे कम डिस्काउंट मिलता है और किसी में मिलता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप मशीन टाइप जब चेंज करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि पहले आपको 12% या 15% का सस्टेन यूज डिस्काउंट मिल रहा था, अपडेट करने के बाद भी उतना ही मिले। बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि फैमिली चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपके सस्टेन यूज डिस्काउंट पे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, डिस्काउंट जो होता है वो इस चीज पे भी मैटर करता है कि महीने में आपने कितने दिन सर्वर चलाया। अब फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन सर्वर चलाया, उसके बाद आपका डिस्काउंट बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे आप एक सर्वर को पूरे महीने चलाते हो डिस्काउंट उसी हिसाब से बढ़ता है। लेकिन 15 दिन के बाद आपने सर्वर को चेंज कर दिया, चेंज मतलब आपने छोटे से बड़े सर्वर में शिफ्ट कर गए, तो
अब वो जो बड़ा सर्वर आप 15वें दिन शिफ्ट किया है आपने, अब गूगल उसको पहला दिन काउंट करेगा, क्योंकि उस बड़े सर्वर में आपका पहला दिन है आज। तो ऑफ कोर्स आपका डिस्काउंट अपने आप डाउन आ जाएगा, क्योंकि अब आप पुराने वाले को भूल जाओ, अब आपका आज से नया एक सर्वर चालू हो गया, एक बड़े सर्वर में आपने शिफ्ट कर दिया है। तो ऑफ कोर्स जो डिस्काउंट है वो फ्रेशली उस पर अप्लाई होगा। अब दोबारा आपको वो डिस्काउंट उस पर एप्लीकेबल होगा, और जो कि कम होगा। ठीक है, कम होगा ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें फिर कितना दिन चलाते हैं, ये बात। यू कैन ओनली चेंज द मशीन टाइप ऑफ अ स्टॉप वीएम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपकी वीएम जो है वो स्टॉप हो। अगर रनिंग वीएम है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो पहले आपको स्टॉप करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको एडिट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आप उसे एडिट कर ही नहीं पाओगे। यू कैन नॉट चेंज द मशीन टाइप ऑफ अ रनिंग वीएम। तो इंटरव्यू में सवाल आ जाए तो कॉन्फिडेंटली बोलना है। टेक स्नैपशॉट बिफोर अपडेटिंग साइज, ये याद रखिएगा, गूगल रिकमेंड करता है कि भाई कुछ भी ऐसा काम करने से पहले एक बार बैकअप ले लो, एक बार अपने सर्वर का बैकअप ले लो, सो दैट अगर किसी भी वजह से आपका जो ये प्रोसेस है ये फेल हो गया, या आपकी स्टोरेज करप्ट हो गई, या आपका डेटा करप्ट हो गया, तो एटलीस्ट आप उस बैकअप से दोबारा अपने सारे डेटा को रिकवर कर सको। तो इट इज रिकमेंडेड कि ये एक्टिविटी करने से पहले, सर्वर को स्टॉप करके उसको अपडेट करने से, उसको बड़ा करने से पहले, उसकी मशीन टाइप चेंज करने से पहले आप उसका एक स्नैपशॉट ले लें। स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट आपके सर्वर की हूबहू एक कॉपी होती है जो स्टोरेज में सेव हो जाती है, जिस कॉपी से दोबारा मैं उसको सर्वर बना सकता हूं, उस कॉपी से मैं दोबारा एज इट इज अपना पहले जैसा सर्वर क्रिएट कर सकता हूं, उसको कहते हैं स्नैपशॉट। इसके ऊपर डिटेल में लैब लेकर आऊंगा, पूरा टॉपिक लेके आऊंगा, नो नीड टू वरी। जिनको अभी नहीं समझ आ रहा, ना समझ आए कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर क्लाउड में इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर ये AWS क्लाउड की बात हो, गूगल क्लाउड की बात हो, या Azure की बात हो। स्नैपशॉट तीनों क्लाउड में बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। For VMs that do not have a local SSD and are not part of a MIG, you can change the machine type without affecting the following resource। तो देखो कंडीशन वही है कि लोकल SSD ना है, नहीं है अगर उसमें, और MIG का पार्ट भी नहीं है, तो आप उसको अपडेट तो कर ही सकते हैं, उसके मशीन टाइप को चेंज तो कर ही सकते हैं, और विदाउट अफेक्टिंग दीज रिसोर्सेज। इस पर एक सवाल आपका बनता है एग्जाम में, और इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि जब मैं अपनी मशीन टाइप को चेंज करूंगा, जब मैं एक सर्वर टाइप को सपोज N2 फैमिली को मैं E2 में कन्वर्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो या N1 को N2 में कन्वर्ट कर रहा हूं मशीन टाइप में, तो वो कौन सी चीजें होंगी जो चेंज नहीं होंगी? ऑफ कोर्स एक तो डेटा, जो एप्लीकेशन पड़ी है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज उस पे आ जाएगी। पर क्या कोई मशीन के भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर हैं जो चेंज नहीं होते? जी हां, ऐसे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि आपकी वीएम की SSH की, जिसके थ्रू आप अपनी वीएम को एक्सेस करते हो, वो चेंज नहीं होती है। जो की पहले थी वही की अब रहेगी, उसी की के थ्रू आप पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या नॉर्मली जो SSH करते हैं वो कर सकते हो। सेकंड थिंग, वीएम का कॉन्फ़िगरेशन सच एज मेटा डेटा। वीएम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी बैक एंड पे जो भी आपने उसका नाम रखा है, आपने जो भी उसका नेटवर्क का नाम रखा है, या जो भी आपने नाम नूम रखे हुए हैं उसके, वो सारे एज इट इज रहेंगे। थर्ड थिंग, परसिस्टेंट डिस्क डेटा, यानी कि आपका जो डेटा है, जो उसमें C ड्राइव है, D ड्राइव है, लोकल SSD की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा जो स्टोरेज है उनमें पड़ा हुआ सारा डेटा, सारी एप्लीकेशन एज इट इज रहती हैं। ये तीन चीजें हैं जो चेंज नहीं होती हैं। जनरली इंटरव्यूअर इस चीज को सुनना चाहता है या फिर इस चीज को सुनना चाहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वीएम का मेटा डेटा और SSH की, ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती हैं। मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। ये थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी गाइस आपको, ये जो थ्योरी मैं करा रहा हूं कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको नहीं कराएगा, ट्रस्ट मी। आप बड़े से बड़े ब्रांड के पास चले जाएं, किसी पे चले जाएं, वो ये लैब करा देते हैं, बट ये पॉइंट कोई नहीं लिखवाता, और ये सारे ऑफिशियल पॉइंट है, इसीलिए आप इन्हें आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। ये सारे गूगल के रिकमेंडेड पॉइंट्स है जो गूगल आपको बताता है, पर अगर आप उनकी भी ऑफिशियल ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तो शायद वहां पर भी वो इसको इस तरीके से इजी वे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि जीसीपी का मास्टर बना दूं आपको, और मैं बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को 2-3 बार देखना है और उनको 2-3 बार शेयर करना है, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है। तो चले, अच्छी बात है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप ना मस्ती किया करो, एंजॉय किया करो, पर यार इस टेक्निकल गुफ्तगू को या भूपिंदर राजपूत को ना कोई ऐसा यूट्यूबर मत समझो कि मैं जो है कुछ अपने किसी जाति फायदे के लिए या अपने मुनाफे के लिए ये कर रहा हूं। यकीन माने, मैं दिल से बता रहा हूं आपको कि मैं आपके
आपके लिए सिर्फ यही सीरीज नहीं, ना जाने आगे कितनी ऐसी सीरीज है जिसकी आपने मुझसे अनगिनत बार रिक्वेस्ट की है। टेराफॉर्म आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप मुझसे डेवऑप्स, एज़्योर डेवऑप्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेरी पाइपलाइन में है, जिन्हें मैं लेकर आना चाहता हूं। बट बस थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूं जब मैं अपने व्यूज देखता हूं। मुझे खुद पे शर्म आती है कि अबे यार क्या है ये, मतलब 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 2000 व्यूज आने के लिए मतलब मुझे मशक्कत करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स कहीं ना कहीं उतना एफर्ट नहीं लगा रहे जो शायद लगाना चाहिए। ठीक है, हमने सबको मिलके रहना है यार। देखिए, हम जहां भी हैं, जिस भी मुल्क से हम ताल्लुक रखते हैं, आपने अच्छी चीजों को हमेशा स्प्रेड करना है। हेट को स्प्रेड नहीं करना, हमने बुराइयों को स्प्रेड नहीं करना। ठीक है, मुझे तो आज ही मुझे सुबह एक खबर मालूम हुई जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि जापान के हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जो वहां के थे, वजीर आजम शिबो आबे, शिजो आबे जिनका नाम है, उनको गोली मार दी गई। तो मुझे मतलब दुनिया में ये क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। हमारा जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, हमारे जो कंट्री या अदर कंट्रीज के अंदर जो चल रहा है, थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग है कि दुनिया आज अच्छे रास्ते पे नहीं है। तो ऐसे में ये जो पढ़ाई है, ये जो एजुकेशन है, ये एक पावर है और इसको आप आगे तक लेकर आए। इनको उन हाथों में कैद ना होने दें जो इस पूरी एजुकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं, जो बच्चों से कहते हैं कि हम 5 साल के बच्चे को कोडिंग सिखा देंगे और टीवी पे ऐड आते हैं जिनके, वो काम नहीं करना। हमने उनको प्रमोट नहीं करना। हमने YouTube के इन चैनल्स को, मेरी बात नहीं है, मैं कहता हूं उन हजारों यूट्यूबर्स को सबके वीडियो शेयर करो जिनसे आपने कुछ सीखा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हकीकत में आपको कुछ सिखाकर जाना चाहते हैं बिना किसी मोटिव के। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं फेसबुक पे, तमाम वीडियो वो शेयर कर देते हैं, हंसी के, मजाक के, हेट के, हर तरीके के। पर पढ़ाई के कंटेंट को ना तो फेसबुक पे शेयर कोई करना चाहता है, ना कोई लिंक्डइन पे शेयर करना चाहता है। और जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें पता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम फायदा उठा रहे हैं, पर दूसरा ना सीख ले। यार दूसरा सीख लेगा तो मेरी कंपनी में वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन या फिर उन्हें पता चल जाएगा अच्छा ये तो टेक्निकल गुफ्तगू से पढ़ के आता है, तब ये यहां बताता है। यार इतना छोटा मत सोचो। ठीक है, एक शायर ने एक शेर कहा था कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे, तंग गली से निकलोगे तो खुली सड़क पे आओगे। तो उस तंग गली से निकलिए और दुनिया देखिए, दुनिया कितनी बड़ी है, लोगों के दिल कितने बड़े हैं। ठीक है, कोई गरीब नहीं हुआ आज तक कुछ भी शेयर करने से, चाहे दौलत हो चाहे एजुकेशन हो, कोई गरीब नहीं हुआ। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। इसका बिल गेट्स को आप देख लें, अपनी मैक्सिमम अमाउंट को वो शेयर चैरिटी में देते हैं, पूरी दुनिया में उनके फाउंडेशन चलते हैं। क्या बिल गेट्स गरीब हुए? नहीं हुए। एजुकेशन की बात करें तो जितने बड़े एजुकेटर्स रहे वो सब फ्री में एजुकेशन देते रहे और आप ही लोगों ने उन्हें सराखों पे बिठाया। तो आपकी मोहब्बत का मैं मुंतजिर रहूंगा, आपके कमेंट का मैं मुंतजिर रहूंगा। मैं वेट करूंगा कि आप कब मुझे लिंक्डइन पे टैग करेंगे, और खास तौर पे वो लोग जिनके कमेंट मैं रेगुलर देखता हूं अपने इस वीडियो पे, जीसीपी की सीरीज पे। मैं मुंतजिर रहूंगा आपके उस कमेंट का और उस टैग का। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पे मैंने गाइज ये पूरा लिख दिया है, और लिखने के बाद अब मैं आपको वो स्टेप्स भी दिखा देता हूं जिससे हम आगे लैब में परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने स्टेप भी लिख दिए हैं जिनको आपको लैब में परफॉर्म करना है, तो आप ये भी लिख लें ताकि आपको लैब करना आसान हो जाए, फ्यूचर में बार बार आपको लैब ना देखना पड़े। तो मैं आपके लिए जितना इजी कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जीसीपी कंसोल में जाइएगा, अपने जीसीपी अकाउंट में लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद एक वर्चुअल मशीन आपको बनानी है, एक वीएम आप बना लें जिसको हम बाद में मॉडिफाई करेंगे। तो आप कोई भी वीएम साइज ले लें। फॉर एग्जांपल आपने N1 साइज की एक मशीन क्रिएट कर ली। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, जो नॉर्मल उसमें बाय डिफॉल्ट डेबियन है, डेबियन 11 रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक वीएम बना लें। अब उस वीएम के बनने के बाद वहां पे आपको, जब आप कंसोल पे आएंगे, वीएम को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको 3 डॉट दिखेंगे। राइट साइड में 3 डॉट आपको दिखेंगे, मैं लैब में दिखा दूंगा। जब उस डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। रीसेट का ऑप्शन होगा, स्टॉप का ऑप्शन होगा, रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, कई सारे ऑप्शन आपके पास होंगे। वहां पे आपको स्टॉप पे क्लिक करना है। स्टॉप करने से आपकी जो मशीन है उस टाइम स्टॉप हो जाएगी। तो जो ग्रीन कलर का आइकन उसकी मशीन के आगे चलने का नजर आ रहा था वो भी हट जाएगा और एक ग्रे कलर का आइकन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और बीच में इस तरीके का बॉक्स बना होगा और एक ग्रे कलर का होगा, ग्रीन नहीं होगा जैसे यहां दिख रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो मशीन आपकी स्टॉप हो गई। स्टॉप होने के बाद उस मशीन के अंदर जाइए। अंदर जाके वहां पे ना एडिट का ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर टॉप पे, कंसोल में टॉप पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा। उस एडिट के ऑप्शन में जाके आप नीचे आइए, आपको मशीन कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। वहां जाके आप अब मशीन के टाइप को चेंज कर लीजिए। जैसे कि बाय डिफॉल्ट पहले आपके पास N1 था, अब आप N2 ले लो।
और उसको सेव कर दो। जो भी साइज आपको लेना है वो ले सकते हो, कस्टम करना है कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से, साइज का जो भी वेरिएशन आप करना चाहते हो कर सकते हो। करने के बाद सेव कर दें। सेव करके कंसोल पे वापस आए, वीएम पे वापस आए, रिफ्रेश करें। 1 मिनट का टाइम लग सकता है, आधे मिनट का टाइम लग सकता है। चेक करें मशीन का टाइप चेंज हो गया होगा। बड़ी सिंपल सी लैब है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और पूरे क्लाउड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा, फ्रेशर बंदा जो घर पे बैठा है या जो 5 साल से जॉब नहीं कर रहा, 5 साल से कोई और जॉब कर रहा है, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, भाई कोई भी क्लाउड सीख सकता है। कोई भी क्लाउड सीख के आईटी इंडस्ट्री में जा सकता है, क्लाउड की इंडस्ट्री में जा सकता है, गूगल क्लाउड की जॉब कर सकता है। ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो बेझिझक आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करिए, एग्जाम दीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए। हालांकि सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप उसके बेस पर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये लैब मैंने आपको यहाँ पे स्टेप लिखा दिए हैं। अब सीधा लैब पे लेके चलता हूं और यही लैब आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो ठीक है जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और आप देख सकते हैं फिलहाल मैं टेक्निकल गुफ्तगू नाम के प्रोजेक्ट में हूं। और अब मुझे सबसे पहले इस लैब को करने के लिए एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी ताकि उसको हम बाद में चेंज कर सकें, उसका मशीन टाइप चेंज कर सकें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़ीरो से सिखाऊं, क्योंकि कई जगह क्या होता है, आपने इंस्टीट्यूट में या लैब्स में देखा होगा, या यूट्यूबर्स भी क्या करते हैं, पहले से चीज़ें बना के रखते हैं और आपको जस्ट करके दिखा देते हैं। तो आपको समझ नहीं आता उन्होंने कौन सी मशीन बनाई है, कौन सा टाइप लिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको ना आए, इसीलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक मशीन बना लेते हैं, क्रिएट इंस्टेंस पे जाते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ओल्ड वीएम। ओल्ड वीएम इसलिए क्योंकि हम बाद में इसी को मॉडिफाई करेंगे, तो इसको हम नाम दे देते हैं ओल्ड वीएम। इसे हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे ओल्ड वीएम नाम दे दिया और मैं इसे बना लेता हूँ यूएस सेंट्रल 1 में ही बना लेते हैं, आयोवा के अंदर, है ना। तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं और सस्ती वाली टाइप ले लेते हैं, जैसे कि N1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, N1 स्टैंडर्ड 1। ये मशीन टाइप फ़िलहाल मेरी है और एक CPU है, 3.75 GB की रैम है। तो इसी को हम मॉडिफाई करेंगे बाद में। तो पहले एक मशीन बना लेते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही रहने दो। फायरवॉल में चाहो तो HTTPS अलाउ कर दो, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो और यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मशीन का स्टेटस जो है वो ग्रीन आ गया, यानी कि दिस इंस्टेंस इज रनिंग। ओल्ड वीएम के नाम से बनी है, यूएस सेंट्रल 1C जोन में बनी है और मशीन का टाइप है N1 स्टैंडर्ड 1। ये लिख कर रख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे कॉपी करके नोटपैड पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरी मशीन की टाइप ये है। जब मैं मॉडिफाई करूँगा तो यहाँ मशीन की टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमें यही लैब में करके देखना है और दोनों तरीके से करके देखना है। GUI कंसोल से कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा और कमांड से कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। इंटरनल IP ये है, एक्सटर्नल IP ये है। मैं एक्सटर्नल IP को भी कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मैं दिखा सकूं बाद में कि IP चेंज हो जाती है अगर आप मशीन को स्टॉप करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो तो फिर आपको उसे स्टैटिक लेकर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरी ये मशीन रेडी हो चुकी है, इसकी मशीन टाइप मैंने देख ली है N1 स्टैंडर्ड 1। अगर मुझे इसे मॉडिफाई करना है, मेरी ये मशीन काम नहीं आ रही है, छोटी पड़ रही है, इस पर मेरा लोड जो है वो पूरे तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो मैं मशीन का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ। अब इसके करने के लिए आप लाइव मशीन को नहीं मॉडिफाई कर सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ओल्ड वीएम पे क्लिक करिए, इसके नाम के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो अभी आप अगर कोशिश भी करें, चलो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप देखें मुझे मशीन की टाइप चेंज करनी है। मशीन टाइप क्या है? N1 स्टैंडर्ड 1। लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करने जैसा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। ये बता रहा है कि आपके पास 1 CPU है, 3.75 GB की रैम है और इंटेल हैज़वेल का CPU प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता, यहाँ चेंज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो यहाँ साफ साफ एक मैसेज लिखा है, यू मस्ट स्टॉप द VM इंस्टेंस टू एडिट इट्स मशीन टाइप। यानी अगर आप इस मशीन टाइप N1 स्टैंडर्ड 1 को चेंज करना चाहते हो तो आपको मशीन को पहले स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ डेमो में दिखा दी है। अब हम इसे स्टॉप करके ही ये काम कर सकते हैं, तो भाई पहले बेहतर है कि हम इसे स्टॉप कर लें। तो स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इस मशीन जो है इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास ये जो डॉट बने हैं इन 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास स्टॉप का ऑप्शन होगा। आप स्टॉप पे क्लिक करें और यहाँ पे ये कहेगा स्टॉप शट डाउन द इंस्टेंस इफ द शट डाउन डज नॉट कंप्लीट विद इन 90 सेकेंड्स द इंस्टेंस इज फोर्स टू हॉल्ट, दिस कैन लीड टू फाइल सिस्टम करप्शन।
तो कहते हैं कि भाई कोई मसला भी आ सकता है स्टॉप करते टाइम, कई बार ऐसा हो जाता है, तो क्या आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं? हम कहेंगे जी हाँ, आप स्टॉप पे क्लिक करें। तो ये स्टॉपिंग ओल्ड वीएम का देखो नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेंगे और ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होते ही इसका जो कलर है ये चेंज होकर ग्रे कलर का हो जाएगा और उस पर लिखा भी आएगा दिस इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड या स्टॉप्ड करके मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल में ये स्टॉप को टर्मिनेट कहता है, तो वो चीज़ चेक कर लेंगे हम। तो एक बार ये स्टॉप हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और ये देख सकते हैं आप मेरी मशीन स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये स्टॉप हो गई है। यानी अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। देखो तब मेरे को नज़र नहीं आ रहा था ना, आपने वहाँ देखा था कि मैं एडिट नहीं कर पा रहा था। अब मैं दोबारा उसी एडिट पे जाके वहाँ चेक करूँगा तो मैं मॉडिफाई कर पाऊँगा। यानी कि ये पहली शर्त है इसको मॉडिफाई करने की कि आपकी मशीन जो है वो स्टॉप स्टेट में होनी चाहिए। तो अभी आप नीचे आएंगे तो ये देखें, अभी मशीन फैमिली में आपके पास एडिट में चेंज करने का ऑप्शन पूरे तरीके से आ रहा है, तब नहीं आ रहा था। तो अब मैं यहाँ पे N1 की जगह N2 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई N2 स्टैंडर्ड 2 जो है वो आप ले लीजिए। तो ये मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसके अंदर 2 VCPU हैं, 8 GB की रैम है, मैं इसको लेके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे VM इंस्टेंस पे क्लिक करना पड़ेगा और ये देखें अब इसका जो मशीन टाइप है वो N2 स्टैंडर्ड 2 हो गया। मैं इसे कॉपी करके नोटपैड पे आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पहले N1 स्टैंडर्ड 1 था और अब मेरा N2 स्टैंडर्ड 2 हो गया है। अगर इसकी हम पब्लिक आईपी की बात करें तो अभी पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं और चेक करते हैं कि क्या सेम पब्लिक आईपी मिलती है या कोई दूसरी मिलती है। तो स्टार्ट और रिज्यूम का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए, स्टार्ट पे क्लिक करिए, इंस्टेंस स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक पब्लिक आईपी आई है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने नोटपैड पे जाता हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट। तो यानी कि सेम आईपी हमारे पास आ गई है। बट गाइस ये मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको 5 या 10 मिनट स्टॉप रखते तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो है चेंज हो जाता। बट क्योंकि हमने फ्रीक्वेंटली इस काम को किया, जल्दी से करके जल्दी से स्टार्ट कर दिया, 5 मिनट भी नहीं लगे, तो इसीलिए आईपी चेंज इस केस में हमारे पास नहीं हुई है। हमें हमारी पुरानी मशीन ही जो पुरानी आईपी थी वही एलोकेट कर दी गई है, क्योंकि वो अभी तक फुल्ली एक कह सकते हैं कि बैक एंड पे डिटैच नहीं हुई थी, टाइम लगता है, तो वो रही हमारे पास और हमें वही दोबारा एलोकेट कर दी गई। तो ये भी मैंने आपको लाइव डेमो में दिखा दिया है। तो आईपी हो सकता है चेंज हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। हमारे केस में नहीं हुई, ये हुआ है। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर हाँ अगर आप जल्दी से करेंगे तो वो जनरली यही रहेगा। 5 मिनट के अंदर अगर आपने दोबारा मशीन को स्टार्ट कर दिया तो पुरानी आईपी ही मिल जाती है। तो मैंने ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखा दी है। अच्छा, ये जो काम हमने किया ये हमने किया GUI की हेल्प से, है ना। अब यही काम अगर हमें करना है कमांड लाइन की हेल्प से, अगर हमें अपने इस क्लाउड शेल पे जाके ये काम करना है तो हम कैसे करेंगे, हम ये देखते हैं। बट उससे पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं कि कमांड क्या क्या होंगी और उसके बाद मैं आपको लैब पे कराता हूँ। तो आपने GUI के थ्रू तो लैब करके देख लिया। अब यही लैब मैं आपको CLI यानी कि क्लाउड शेल के थ्रू, जो गूगल का क्लाउड शेल है उसके थ्रू करना सिखा देता हूं। बड़े सिंपल से स्टेप है, 2-3 कमांड है, बस वो आपको आनी चाहिए। देखिए सबसे पहले वही सारे काम जैसे कि हमने वहां पे मशीन को स्टॉप किया, यहां पे मशीन को आपको स्टॉप करना है क्लाउड शेल की हेल्प से। कमांड में पहले भी पिछले लेक्चर में आपको सिखा चुका हूं स्टॉप करने के लिए, G क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस। उसके बाद आपको स्टॉप लिखना है और उस VM का नेम लिखना है जिसको आप स्टॉप करना चाहते हैं। इस कमांड को क्लाउड शेल में चलाने से आपकी जो VM है वो स्टॉप हो जाएगी। एक बार VM स्टॉप हो गई तो अब आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये बात आप जानते हैं, मैंने थ्योरी में बताई है। तो अब आपकी कमांड क्या होगी उसके साइज को चेंज करने की, जरा वो देख लें। सबसे पहले वही G क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस आपको लिखना है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो आप इंस्टांसेस के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस मशीन को, जिस मशीन पे ये आप कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये आप करने वाले हैं, उस मशीन को सेट करना है। उस मशीन टाइप को सेट आपको करना पड़ेगा कि भैया ये जो मैं काम करने वाला हूं, ये जो मैं चेंज करने वाला हूं, ये मैं इस मशीन के ऊपर करने वाला हूं। तो उसके लिए सेट मशीन टाइप करके आपको यहां उस VM का नाम लिखना पड़ेगा जिस मशीन को आप साइज चेंज करना चाहते हैं या जो भी आप उसके ऊपर करना चाहते हैं। पहले उस मशीन को सेट करिए जिसपे आपने काम करना है, उसके बाद उसमें चेंजेस करिए। चेंजेस करने के लिए मशीन टाइप, यानी अब इस मशीन को
जिसको मैंने सेट किया है, मैं इसके मशीन टाइप को जो भी लिख दूंगा और कमांड चला दूंगा, वो मशीन टाइप उसका हो जाएगा, उसमें वो अपडेट हो जाएगा। यहां पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले उसका टाइप क्या था, अब मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप जो अब दे दोगे वो उसमें सेट हो जाएगा। ये जो मशीन टाइप है, ये स्टॉप करने के बाद जब आप इस पे काम, ये एक्टिविटी करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्लाउड शेल जो है उस पे वो ऑपरेशन लगा देता है कि इसका मशीन टाइप ये करना है। तो कुछ और होगा तो वो इसमें कन्वर्ट कर देगा, यही रहेगा तो भी वो उसको बता देगा कि भाई ये तो यही है। तो अब आप यहां पे मशीन टाइप लिखेंगे और यहां पे E2 स्टैंडर्ड 2, यानी कि जो भी मशीन टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, उसका जो भी जी क्लाउड के अंदर नाम होता है, गूगल क्लाउड में जो भी उसका टेक्निकल नेम होता है उस मशीन टाइप का, वो आपको लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये E2 स्टैंडर्ड 2 कहां से आएगा, हमें कैसे पता? मैं लैब में दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि उस मशीन टाइप का, मशीन फैमिली का क्या नाम होगा जो हमें यहां पे लेना है। मैं लैब में दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो अभी ऐसी लग रही है ना कि मुझे नहीं समझ आई, सर ने इसका जिक्र नहीं किया, ये चीज क्या थी, तो वो मैं हमेशा आगे लैब में डिस्कस करता हूं, नो नीड टू वरी, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। तो आपने यहां पे जैसे ही ये करके कमांड चलाया, मशीन टाइप आप देख सकते हैं, GUI पे ले जाके आपको दिखाऊंगा, चेंज हो जाएगा E2 स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है? पहली बात। अब आप कहते हो सर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कस्टम VM बनानी है। मैं कस्टम VM क्या होता है, आपको मेरे पिछले लेक्चर अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो मेरे को अगर कस्टम VM बनाना है, अपनी मर्जी की रैम लेनी है, अपनी मर्जी की स्टोरेज प्रोसेसर मुझे लेने हैं, वर्चुअल CPU मुझे लेने हैं, तो मैं कैसे लूंगा? सेम कमांड रहने वाली है, G क्लाउड। देखते हैं कस्टम मशीन टाइप के लिए, अगर आपको कस्टम मशीन टाइप बनानी है, उसमें चेंज करना है तो कैसे किया जाता है? कमांड सेम रहेगी, G क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस, उसके बाद सेट मशीन टाइप, ये भी यही रहेगा। वहां पे फिर मशीन का नाम यही आ जाएगा क्योंकि इसी मशीन का टाइप चेंज करना चाहते हो, और उसके बाद मशीन टाइप भी यही रहेगा, लेकिन चेंज कहां आएगा? जहां आपने स्टैंडर्ड लिखा था, यहां आप कस्टम लिखेंगे। इससे पता चल जाता है क्लाउड शेल को कि आप कस्टम मशीन टाइप लेने जा रहे हैं और वो बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप जो 4 लिखोगे, ये वर्चुअल CPU को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाद में ये साइज लिखोगे, ये आपकी मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमेशा टेक्निकली 1024 का 1 GB आपका होता है, ठीक है? GIB होता है, तो 1024 का आपका 1 GIB है, तो आप उसी के मल्टीपल में लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 GB लेना है, ठीक है, तो आप 4 GB के लिए 1024 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो जो भी आएगा 4096 आएगा। तो 4 GB अगर आपने करनी है रैम, तो 4096 वहां पे लिखना पड़ेगा। 4095 या 94 लिखोगे तो एरर आ सकता है, ठीक है? और आएगा तो आपको 1024 के मल्टीपल में, 1 GB में 1024 होते हैं, बस ऐसे याद रखो। उसके मल्टीपल यहाँ पे लगा दो, वो हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे कर दोगे, सपोज करो मल्टीप्लाई 10 कर दोगे या 20 कर दोगे, आप कहोगे 20 GB की रैम लेनी है, तो भी एरर देगा। क्यों देगा भाई? CPU तो 4 है, रैम ले ली दुनिया भर की। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं चला तो रहा हूं मारुति 800 और मैंने टायर लगा दिया उसमें ट्रक के, दैट इज पॉसिबल नहीं है। कंपैटिबिलिटी तो देखो, मारुति के साथ ट्रक के टायर नहीं चलेंगे यार, सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहां पे है कि आप अगर जितने CPU ले रहे हो, वो वर्चुअल CPU कितनी रैम के साथ कंपैटिबल है, 4 वर्चुअल CPU के साथ कितनी मैक्सिमम रैम ली जा सकती है, उतनी ही सपोर्ट करेगी। उससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स वो एरर देगा। तो ये कुछ बैलेंस है, वो आपको खुद पता चल जाएगा क्रिएट करते करते। नहीं भी पता चलता है तो एग्जाम के लिए बस ये कमांड आपने याद रखनी है, एज इट इज कमांड आएगी। इसी कमांड में कुछ आगे पीछे एरर होंगे, आपको वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अगर आपने कमांड पे 3-4 बार कमांड लिखकर यूज कर ली लैब में, तो आपको पता चल जाएगा यार ये कमांड में ये चीज गलत लिखी है, ये यहां नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर उन्होंने सेट की जगह कुछ और लिख दिया, सेट की जगह गेट लिख दिया, तो आप समझ जाओगे कि ये गलत कमांड लिखी है, यहाँ पे गेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सेट आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कि कुछ कुछ गलत रहेगा और आपको सही वाला बताना है कि सही कमांड ये होती है। तो बड़े सिंपल से एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि अच्छा क्लाउड शेल के थ्रू मुझे ये चीज करके दिखाओ, तो करके दिखा सकते हो। कोई बहुत ज्यादा वो आपसे ऐसा नहीं है कि हमेशा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की ही बात करेगा, फ्रेशर लेवल पर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की बात नहीं की जाएगी। तो ये बात भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और बीच बीच में जब मैं अपनी वीडियो बनाता हूं तो इस तरह की इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि एक्चुअल में जो इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है, और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी नाम पे कमाते भी हैं कि हम प्रोजेक्ट कराएंगे, हम प्रोजेक्ट कराएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कराते, एक आधा कोई रटा रटाया प्रोजेक्ट को करा देंगे आपको, उससे कोई हासिल नहीं होगा और वो बहुत सारे पैसे
आपसे उसके नाम पे ले लेंगे। स्टार्टिंग की पूरी ट्रेनिंग यही चलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के नाम पे, और वो प्रोजेक्ट घंटे 2 घंटे का होगा, वो आखिर में हम भी करा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपने कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंटली यूज करें, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको समझ आ गया कमांड लाइन का। अब चलते हैं फटाफट से लैब पे और इसको करके देख लेते हैं। ओके जी, आई होप आपने बोर्ड पे अच्छे से समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट की इसी काम को हमने लैब में कमांड लाइन पे या क्लाउड शेल में कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्टिवेट क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका क्लाउड शेल ओपन होने लग जाएगा। आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अभी ये हमें क्लाउड शेल की मशीन जो है प्रोविज़न करके दे रहा है, तो ये मशीन प्रोविज़न हो गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट जो है आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, ठीक है। तो चले जी, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ कमांड चलानी है और मुझे इस मशीन टाइप को चेंज करना है। तो अभी मैं ऑलरेडी चेंज करके N2 स्टैंडर्ड 2 कर चुका हूँ। अब मैं कुछ और ले लूँगा, फॉर एग्जांपल कोई और टाइप में इसको चेंज करके देख लेंगे कमांड लाइन के थ्रू। तो भाई अगर हमें मशीन को पहले स्टॉप करना है तो वो तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, मशीन अगर रनिंग है तो सबसे पहले आप कमांड चलाएं जी क्लाउड कंप्यूट, और ये कमांड आपको मैं पिछले वीडियो में भी सिखा चुका हूँ स्टॉप कैसे करते हैं। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस, आगे बताइए क्या लिखना है। जी हाँ, जिन्होंने बताया उनको बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं बताया वो बादाम खा के आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे इसका नाम देना है वीएम का। वीएम का नाम क्या है? ओल्ड वीएम, है ना, ये देख सकते हैं ओल्ड वीएम डैश ओल्ड डैश वीएम है। तो यहाँ मैं यही नाम लिखूंगा ओल्ड डैश वीएम और एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे ये ऑथराइज करने का एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको ऑथराइज पे क्लिक करना है। इसके बाद ये इसको स्टॉप कर देगा। ये कहता है डिड यू मीन जोन कि आपका एशिया साउथ ईस्ट 1 में है। मैं कहूँगा नो, तो मेरे को एन टाइप करके एंटर करना है। ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि मेरी मशीन जो है यूएस सेंट्रल 1C में है और ये इसको स्टॉप करना शुरू कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, इस पर स्टॉप कर रहा है। और देखना आप जैसे ये स्टॉप होगा वहाँ पर भी आपको स्टॉप नज़र आएगा। अभी ये रनिंग आ रहा है ना, आप देखिएगा ये रनिंग की जगह स्टॉप हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड सी गाइस, मशीन स्टॉप हो गई है। यानी अब आप इसके टाइप को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन, ठीक है। तो चेंज करने का तरीका क्या है ज़रा ये देख लेते हैं। कमांड बड़ी सिंपल सी है जो बोर्ड पे सिखाई है, जी क्लाउड कंप्यूट, ये तो आएगा ही आएगा। इंस्टेंसेस में आप काम कर रहे हो तो इंस्टेंसेस आएगा ही आएगा। उसके बाद आपने जो मशीन टाइप सेट करनी है उसके लिए कमांड आएगी सेट मशीन टाइप, है ना। और उसके बाद मशीन का नाम क्या है? ओल्ड वीएम, यही नाम है ना, ये मैंने नाम रखना है। और उसके बाद मशीन टाइप कौन सी लेनी है ये आप बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मशीन टाइप कौन सी लेनी है वो आपने बताना है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप मशीन टाइप ले लो E2 स्टैंडर्ड 2, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि E2 स्टैंडर्ड 2 लेना है कि क्या लेना है? तो उसके लिए गाइज आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्रिएट इंस्टेंस पे जाओगे तो आप यहाँ पे E2 टाइप में चेक कर सकते हो कि उसकी मशीन टाइप का नाम क्या है। जैसे कि ये देखो E2 मीडियम आ रहा है ना, यहाँ पे आप E2 स्टैंडर्ड ले सकते हो। देखो E2 स्टैंडर्ड 2, तो ये इसका टेक्निकल नेम है जो कमांड लाइन में यूज़ किया जाएगा, E2 डैश स्टैंडर्ड डैश 2, जिसके अंदर 2 vCPU हैं और 8 GB की मेमोरी है। तो आप इसे यहाँ पे करेंगे E2 स्टैंडर्ड 2 और उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपसे फिर वही पूछेगा कि क्या एशिया साउथ ईस्ट में है। मैं कहूँगा नो, और ये कहेगा कि ठीक है फिर तो ये यूएस में है। उसने फाइंड आउट कर लिया और उसने कहा अपडेटेड। तो चेक करते हैं क्या मशीन अपडेट हुई है या नहीं हुई है, दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए जी आप E2 स्टैंडर्ड 2 हो चुका है, मशीन आपकी अपडेट हो चुकी है, परफेक्ट है। यानी कमांड लाइन के थ्रू कैसे करना है ये भी समझ आ गया। अब आप कहते हैं कि सर मैं ना कस्टम वीएम बनाना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा सर आपने कस्टम वीएम का ऑप्शन बताया था कि भाई आप अपनी मर्जी से कस्टम वीएम का साइज लेकर वो बना सकते हो। तो कमांड सेम ही रहनी है, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। आप यहाँ पे कमांड लिखोगे जी क्लाउड
और उसके बाद अभी देखो जो मेरी VM है ना, इसका जो है यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसमें हमारा 2 vCPU थे और 8 GB की रैम थी, मैंने आपको बताया था, याद है आपको? तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो है कस्टम में कैसे चेंजेस किए जाते हैं। तो कमांड बड़ी सिंपल है, जी क्लाउड कंप्यूट, उसके बाद इंस्टेंसेस, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सेट मशीन टाइप, वही कमांड है पुरानी वाली जो अभी पिछली मैंने यूज़ करी है। उसमें आपने अपनी मशीन का नाम देना है ओल्ड VM, इसमें सेट करना है ना मुझे मशीन का टाइप, तो जिसमें मुझे सेट करना है मैं वो लिखूंगा नाम मशीन का। और उसके बाद कौन सी मशीन टाइप आपने लेनी है, आपने तो कस्टम लेनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डैश डैश मशीन डैश टाइप, यानी कि आपने कौन सी मशीन टाइप लेनी है। और फिर आप यहाँ पे E2 स्टैंडर्ड ना करके कस्टम लिखोगे, आप लिखोगे E2 डैश कस्टम, ठीक है, क्योंकि आप कस्टम मशीन टाइप ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको E2 डैश कस्टम लिखना पड़ेगा। उसके बाद कितने vCPU चाहते हो, E2 स्टैंडर्ड 2 में कितने थे, 2 थे, मैं 4 vCPU चाहता हूँ तो मैं डैश 4 लिखूंगा। और कितनी GB की रैम चाहते हो, वहाँ पे 8 थी मेरे पास, यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 2 GB की रैम चाहिए, तो मैं 2048 लेता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे 2 GB की रैम चाहिए, तो मैंने ये अपनी मर्जी का सेट कर लिया। तो इस तरीके से आपने कस्टम VM अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। ये सेट करने के बाद आपने जस्ट एंटर करना है और ये फिर वही पूछेगा, नो कर देते हैं और ये अमेरिका में अपने आप फाइंड आउट कर लेगा। और देखो अपडेट कर दिया। अब आपको यहाँ पे अभी E2 स्टैंडर्ड 2 नज़र आ रहा था ना, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जी E2 कस्टम 4 2048। अगर आप इस मशीन के अंदर जाओगे और अब इसकी डिटेल चेक करोगे तो आपको 2 GB की रैम नज़र आएगी और आपको आपके जो ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपने क्लाउड शेल से कैसे चेक करना है, कल मैंने एक कमांड आपको सिखाई थी, कुछ याद है आपको? मैंने एक डिस्क्राइब वाली कमांड सिखाई थी, किस किस को याद है? सच्ची बताना अपने दिल पे हाथ रख के, किस किस को याद है? किसी को याद नहीं है ना, पिछली वीडियो किसी को याद नहीं है, कॉपी में चेक करो यार, याद रखा करो आप लोग, आप ही को ये सब कुछ सिखाने के लिए किया जाता है, फिर आप लोग जो है ऐसे भुलक्कड़ों की तरह करते हैं कि सर कौन सी कमांड, ये कमांड याद आ रही है? देखो जरा, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस और फिर डिस्क्राइब और फिर यहाँ पे मैंने लिखना था ओल्ड VM, याद आ रही है ये कमांड? जिनको आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई लानत है तुम पे, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलें, हंसे ना, हंसने वाली बात नहीं है। चलें जी, एंटर करें। तो यहाँ पे देखें आप, ये फिर ये नो करना है आपने, एंटर करें और ये देखो पूरी स्पेसिफिकेशन आ गई इस मशीन की। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो कि भाई मुझे कितनी रैम दी गई है, मुझे कितनी स्टोरेज दी गई है, यू कैन आइडेंटिफाई हेयर। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा पूरी डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पे जब नीचे आते जाएंगे तो आई विल शो यू कि आपको कहाँ दिखता है, जस्ट अ मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका प्रोविजनिंग मॉडल है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छे से जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर मुझे यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर क्या तरीका है मेरे पास? तो फिर आप एक काम करेंगे कि आप यहाँ पे एक कमांड चलाएं, ये हटा दें, इसको पूरा क्लियर कर दें और कंट्रोल L करें और यहाँ पे एक कमांड चलाएं df-h। ये देखें आप, आपके पास कितनी स्टोरेज आपको नज़र आ रही है, ये देखो आपके पास जो इस डिस्क आ रही है वो आ रही है 4.8 GB की, 60 GB की ये जो है आपकी SDA की है, ठीक है। और रूट जो है आप देख सकते हो 2 GB का है आपके पास। तो ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आप अगर वैसे अपने डिस्क के साइज़ और बाकी चीज़ें देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी कमांड है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो अभी डिस्क साइज़ है वो 60 GB का है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो खैर मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा।
तो आपको जो मेन पर्पस था मेरा वो ये था कि हमने कैसे VM इंस्टेंस का साइज़ मॉडिफाई करना है CLI की हेल्प से, ये हमने देखा। उससे पहले हमने ये भी देखा कि GUI की हेल्प से हमने ये काम कैसे करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि आप हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, यानी छोटे इंस्टेंस से बड़े इंस्टेंस में तो कर सकते हो, बड़े से छोटे में करने पे आपकी मशीन करप्ट हो सकती है, हो तो जाएगा बट मशीन करप्ट होने के चांसेस हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे पहले इस क्लाउड शेल को डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे सेलेक्ट करो, और अच्छा मैं क्लाउड शेल से भी इसको डिलीट कर सकता था, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट पे, और डिलीट पे क्लिक करना है, मशीन आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी काम करने के बाद डिलीट ज़रूर कर दें मशीन को, क्योंकि बिना वजह उसका बिल बनेगा आपका, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि चीज़ों को डिलीट ज़रूर किया करें, भूला ना करें, ठीक है। ये अब हो गया आपका। तो आई होप ये लैब भी आपको समझ आई होगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि छोटी छोटी लैब और बेहतरीन लैब जो आपको समझने के बाद आपके लिए जो है ना गूगल क्लाउड फिर ऐसा लगेगा कि यार इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। और मेरे चैनल के ऊपर आपको गूगल क्लाउड, अमेजन क्लाउड, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर तीनों अवेलेबल हैं। और कोशिश करूँगा और भी जितने क्लाउड हैं, चाहे फिर वो ओरेकल का हो, चाहे फिर वो अलीबाबा का हो, आने वाले टाइम में मैं वो भी लेकर आऊँ, क्योंकि क्लाउड में ही मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड टाइमली सिखा सकूं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो भाई यार सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक भी करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ अगर नहीं हो, और मुझे कमेंट करके, मुझे टैग करके आप लिंक्डइन पे पोस्ट डालें टेक्निकल गुफ्तगू के बारे में, लोगों को बताएं कि मैं यहाँ से गूगल क्लाउड पढ़ रहा हूँ और ये बंदा सच में मेहनत कर रहा है। यार अगर कोई मेहनत करता है ना, उसको अप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट करें। ये नहीं कि खाली पढ़ के चुपचाप बैठ गए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन सोचेंगे अरे छोड़ना, डालते नहीं है, बाकियों को क्यों बताना, इतना अच्छा कंटेंट है या ये चीज़ें मैं क्यों औरों के साथ शेयर करूं, अपने आप देख लेंगे। अगर यार यही सोच मैंने रखी होती तो शायद आज ये सारा कंटेंट नहीं मैं लेकर आ रहा होता। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें, इंसानियत पे थोड़ा सा विश्वास रखें, इंसान बनने की कोशिश करें यार, सपोर्ट करें। कोई इंसान कुछ भी करता है ना, मैं ही नहीं कोई भी कुछ करता है, तो बेहतर होगा आज आप मुझे टैग करें, मुझे बताएं कि सर मैंने आपकी ये बात सुनी थी, आपने कहा हमें फेवर करिए, सपोर्ट करिए। और देखिए मैंने लिंक्डइन पे टैग किया है, आपको पोस्ट किया है, आप बताएं लोगों को कि यार इस वीडियो को देखें, GCP की पूरी सीरीज़ पढ़ी है, अपने पैसे खर्च ना करें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको आज का लेक्चर भी दिलचस्प लगा होगा। आगे ऐसे ही और बहुत सारे लेक्चर VM इंस्टेंसेस के ऊपर लेके आने वाला हूं, और कोशिश करूंगा कि जल्दी ही लाकर दे दूं आपको, ताकि VM इंस्टेंस का टॉपिक एटलीस्ट आपका जल्दी से पक्का हो जाए। फिर बाकी भी बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं, और कोशिश यही कर रहा हूं, ये सारी थोड़ी सी लैब एडवांस है क्योंकि जनरली ये डिटेल में डिस्कस नहीं की जाती, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने हर लेक्चर में आपको कुछ नया और इंपॉर्टेंट देने की कोशिश करूं। और एज यूजुअल हर वीडियो की तरह आज भी बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करेंगे। और आज भी आपको सुनाना चाहूंगा नवाज देवबंदी साहब के कुछ शेर, और उनकी एक गजल है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही मशहूर शायर हैं दुनिया में, आप उनकी अगर गजलें सुनेंगे तो आपको उस गहराई का एहसास होगा। उन्हीं की एक गजल के कुछ अशार थे। एक मतलब एक शेर ये था कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूलना चाहा उसे जब भी कभी, और भी वो याद आया देर तक। तो आप समझ सकते हैं कि एक शायर ने किस गहराई से बातों को कहा होगा। उन्हीं की एक गजल आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा। बेवफा है उसे बेवफा कहूं कैसे, वो बेवफा है उसे बेवफा कहूं कैसे, बुरा जरूर है लेकिन बुरा कहूं कैसे, जो कश्तियों को डुबोता है ला के साहिल पर, जो कश्तियों को डुबोता है ला के साहिल पर, तुम ही बताओ उसे ना खुदा कहूं कैसे। ना खुदा होता है जो नाव चलाता है। ये और बात बुरे को बुरा नहीं कहता, ये और बात बुरे को बुरा नहीं कहता, बुरा बुरा है बुरे को भला कहूं कैसे, वो मेरी सांसों में दिल में नजर में गजलों में, वो मेरी सांसों में दिल में नजर में गजलों में, मैं अपने आप से इसको जुदा कहूं कैसे, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है। गौर फरमाइएगा इस शेर पे, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है, अगर गजल ना कहूं तो बता कहूं कैसे। चलिए अच्छी बात है। हवा की शह पे जलाता है घर गरीबों के, हवा की शह पे जलाता है घर गरीबों के, नवाज ऐसे दियों को दिया कहूं कैसे,
तो मेरे ख्याल से ये गज़ल आपको अच्छी लगी होगी। बड़ी अच्छी बात ये कहते हैं, और इन्हीं की गज़ल जगजीत सिंह ने भी गाई थी। बहुत अच्छी गज़लें कहते थे कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर में, शाम के बाद फिर सहर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो ज़मी महके, वो शजर महके। तो इस तरीके की गहरी बातें कहने का अगर सलीका किसी शायर को आता है तो वो डॉक्टर नवाज देवबंदी हैं, जिन्हें मैं दिल से सलाम करता हूँ। ऐसे शायरों को भी इस चैनल के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप सिर्फ पढ़े ही नहीं, हमारी उस विरासत के बारे में जाने, हमारे देश के उन अहम किरदारों के बारे में जाने, उन अहम शायरों के बारे में जाने जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, जिसके साथ इजाज़त लेना चाहूँगा कि कृष्ण बिहारी नूर जी बहुत मतलब मुकम्मल शायर रहे अपने ज़माने के, कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।